चैप्टर नंबर 5 जो कि अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था उसका रिवीजन किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो आपके लिए केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। तो बच्चों चलिए एक एक करके अपने अपने डाउट्स जो हैं आप लोग कमेंट करते चलिए। हाँ जी, अपने अपने डाउट्स कमेंट करो बच्चों। और टाइप करके रख लो, जैसे एक डाउट हो जाता है आप फिर सीधा उसको सेंड की बटन को दबा दीजिए, ताकि ज्यादा अपना टाइम जो है खराब नहीं हो। तो सबसे पहला गौरव कुमावत का डाउट आया है, डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को, मतलब स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज का यहाँ मतलब है या तो हो सकता है स्पीड को फास्ट कर दे, बढ़ा दे, या हो सकता है कम कर दे। फास्ट करने का मतलब है कि मान लो एक रिएक्शन पहले पूरी कंप्लीट होने में 2 मिनट ले रही थी, अब हो सकता है कैटलिस्ट डालने की वजह से अब वो रिएक्शन सिर्फ 20 सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जा रही है। तो रिएक्शन क्या की यहाँ, कैटलिस्ट ने फास्ट कर दी। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको इस डेफिनेशन में ऐड करनी है वो ये है, विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज इन इटसेल्फ। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को, रेट को चेंज तो करता है, पर खुद के अंदर कोई परमानेंट चेंज लाए बिना, खुद के अंदर हो सकता है उसमें चेंज तो आए, पर रिएक्शन शुरू होने से पहले तुमने जिस फॉर्म में कैटलिस्ट को डाला होगा, रिएक्शन खत्म होते होते वो कैटलिस्ट तुम्हें वैसा ही वापस मिल जाएगा। तो अगर उसमें कोई चेंज आया है तो वो चेंज टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं कैटलिस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट बोलिए। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और दूसरा जो है वो अपनी कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है, मतलब कंपाउंड बनाता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में जो दो एलिमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं वो दोनों ही कंपाउंड स्टेट में ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड में जा रहा है और दूसरे कंपाउंड का आयन पहले कंपाउंड में आ रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। गौरव सिंह का कहना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें कौन सा पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आया वो बताओ, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत लंबा और इलेबोरेटेड टॉपिक है, तो उसमें तुम्हें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो पॉइंट तुम मेंशन कर दो, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गौरव सिंह तब तक अपना कमेंट कर रहा है, बाकी बच्चे अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अब सीधी सी बात है, कोई एटम है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो +1, दो को किया +2। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लें सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अगर प्रोटॉन्स इसमें 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें क्या होंगे, 11। अगर इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सेल्स में फिल किया जाए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं,
तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले में 8। अब ऑक्टेट रूल हमें पता है, जो कहता है कि भैया हर कोई जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। तब सोडियम के पास में मुसीबत है ये कि या तो 8 करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, या जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है उसे भी लूज कर दे। क्योंकि उसे अगर वो लूज कर देगा तो बाहर वाले शेल का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा ही नहीं बाहर वाला शेल। तो उसके जो अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 8 रह जाएंगे। तो ज्यादा आसान है इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इस वजह से यहाँ सोडियम Na गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Na प्लस। तो सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस बन जाएगा, और यहाँ Na सोडियम का Na प्लस सोडियम आयन में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में ये जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट एकदम उल्टा है ऑक्सीडेशन का। अगर ऑक्सीडेशन था लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो जाता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। क्लोरीन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये Cl जो होगा वो Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl का Cl माइनस में कन्वर्ट होना कहलाएगा रिडक्शन। अगला टॉपिक आया है मेरे पास में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है किसी भी रिएक्शन में जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। मतलब तुम्हें ये पता करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका भी रिडक्शन हो रहा हो रिएक्शन में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा हो पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो ही तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। फिर रोहित ने कमेंट किया रेडॉक्स रिएक्शन। शायद रोहित तुम लेट आए हो, थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने और यही टॉपिक पूछा था। मैंने कहा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इस लंबे चौड़े टॉपिक में तुम्हें जो भी चीज समझ में नहीं आई वो तुम बताओ। जैसे गौरव सिंह को नहीं आई थी तो गौरव सिंह ने कमेंट किया एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के बेसिस पर अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो देखो 4 टाइप के कैटलिस्ट जो हैं वो बताए गए हैं। पहला टाइप जो है वो है तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट आप ऐसे कैटलिस्ट को, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहेंगे जो कि रिएक्शन की रेट को, स्पीड को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। वो आपके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है। जैसे कि SO2 जब SO3 में कन्वर्ट होता है, कैटलिस्ट लिया जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन की रेट को, स्पीड को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जब H2O और O2 में कन्वर्ट होता है तो उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट है। तीसरा है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। देखो, ये कैटलिस्ट क्या है? जब किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करने लग जाए, मतलब तुमने बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, जो प्रोडक्ट बना था वही अपने आप कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया, तो इस टाइप के ऑटो कैटलिस्ट, इस टाइप के कैटलिस्ट को आप ऑटो कैटलिस्ट नाम दे देते हैं। जैसे कि इथाइल एसीटेट एग्जांपल आपको दिया गया था, उसमें जब H2O डालते हैं तो वो आपको एसिटिक एसिड और इथेनॉल देता है। यहाँ एसिटिक एसिड जो है बच्चों ऑटो कैटलिस्ट है। रिएक्शन शुरू में ये धीरे होगी, स्लोली होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड बना नहीं होगा। पर जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनता जाएगा, एसिटिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा, और यहाँ इसे ही हम लोग नाम दे देंगे ऑटो कैटलिस्ट। चौथा टाइप है अपने पास में बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब है लिविंग। तो एक ऐसा कैटलिस्ट जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर दे। बायो का मतलब लिविंग और केमिकल का मतलब हमें पता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो, जैसे कि हमारे अंदर यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए
जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो है यूरिएज। इन्हीं बायो कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट हुआ। फिर पूछा गया है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो एक सीरीज है एलिमेंट्स की जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इन तीनों की ही फिजिकल स्टेट सेम हो तो हम लोग इसे होमोजीनियस कैटलिस्ट या होमोजीनियस कैटेलाइसिस कहते हैं। जैसे कि SO2 गैस जब O2 गैस के साथ में कंबाइन होता है तो ये आपको देता है SO3 गैस, और यहाँ कैटलिस्ट है NO गैस, मतलब हर एक चीज जो है वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, फिर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इनमें से किसी एक की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हुई, जैसे कि नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है तो ये अमोनिया NH3 गैस प्रोड्यूस करती है। यहाँ कैटलिस्ट लिया जाता है आयरन, वो भी सॉलिड स्टेट में। तो बाकी सब तो गैसियस थे पर आयरन यहाँ सॉलिड स्टेट में था, तो ये आपका एग्जांपल बन जाएगा हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट या हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। फिर अगला डाउट आया है प्रोमोटर और इनहिबिटर। देखो कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहा है, पर अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ा दे, कि भाई पहले आपने कैटलिस्ट डाला तो 20 सेकंड में रिएक्शन खत्म होने लगी। अब अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके डालने पर कैटलिस्ट और फास्टर रेट से काम करने लग जाए और अब 20 सेकंड की जगह 15 सेकंड में रिएक्शन खत्म हो जाए, तो यहाँ जिस सब्सटेंस को आप डालेंगे वो कहलाएगा प्रमोटर। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया NH3 बनाते हैं, इसमें कैटलिस्ट हम लोग डालते हैं आयरन, और प्रमोटर है मोलिब्डेनम MO। इसी तरीके से इनहिबिटर या जिसको पॉइजन भी आप कह सकते हैं, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाने का काम करता है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाने का काम करता है। जो अभी रिएक्शन मैंने वापस बताई थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, यहाँ कैटलिस्ट तो आपका आयरन है, पर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाए, तो अब यहाँ आप मोलिब्डेनम की जगह आप कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, और यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यही कहलाएगा आपका या तो इनहिबिटर या फिर पॉइजन। अगला आया है फोटोलाइट्रिक और इलेक्ट्रोलाइट्रिक डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब हमने सीखा था कि जब कोई एक रिएक्टेंट टूट करके डिकम्पोज होकर के आपको दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तब उसे हम लोग डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन नाम देते हैं। अब सीधी सी बात है, किसी चीज को आप तोड़ रहे हो तो उसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में हम दिया करते थे, इसके बेसिस पर हमने डिसोसिएशन रिएक्शन को 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला था थर्मल डिसोसिएशन, जिसमें अगर रिएक्टेंट को हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जाए तो वो डिकम्पोज होकर के आपको 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट देता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट दीजिए तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करके देगा। अगर यही एनर्जी आपने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी
तो इसे आप कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, आप पानी लीजिए, उसमें सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दो, और फिर उस सॉल्यूशन में आप दो इलेक्ट्रोड्स रख दो, ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड्स जिनमें से करंट पास होता है, उन्हें अपन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। दो इलेक्ट्रोड रख दीजिए, एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाती है और एक एनोड। देखो, कैटायन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से वो जिस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा उस पर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग बोलते हैं एनोड। तो जब आप NaCl के अंदर के सॉल्यूशन के अंदर दो रॉड डाल देंगे और उन्हें बैटरी से सर्किट से कनेक्ट कर देंगे और करंट पास कराना शुरू करेंगे, तो इस करंट या इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक तरह की एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से NaCl सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। सीधी सी बात है, टूटने के बाद में वो वही चीजें देगा जिनसे वो बना था, सोडियम और क्लोरीन। तो ये आपको एक तो Na सोडियम और क्लोरीन Cl2 प्रोवाइड करता है। क्योंकि Na की वैलेंसी पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड पर रिलीज होता है सोडियम और एनोड पर रिलीज होती है आपकी क्लोरीन गैस। ठीक है। और तीसरा फोटोलाइटिक डिसोसिएशन है। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब आप लाइट की हेल्प से किसी सिंगल रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाए, तो यही बन जाता है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। जैसे कि अगर AgCl को लाइट दी जाए तो ये आपको Ag और Cl2 देगा। ऐसे ही आप अगर AgBr को दें तो ये आपको Ag और Br2 देगा। प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, ये मेरे पास में अगला डाउट आया है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है बिना कोई खुद के अंदर परमानेंट चेंज लाए। दूसरा, कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट, बहुत कम मात्रा में भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। थोड़ी से अमाउंट का कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो बना सकता है। इसके अलावा एक कैटलिस्ट जो है, जो फंक्शन किसी एक रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा है, वही फंक्शन या वही काम वो किसी दूसरी रिएक्शन में नहीं करता। जैसे आपने लिया आयरन, आयरन अमोनिया के फॉर्मेशन में रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है, पर यही काम वो किसी दूसरी रिएक्शन के लिए नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में होती है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपका कैटलिस्ट जितना अफेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन पर डालता है, फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो रिएक्शन हो रही है उस पर डालता है, उतना ही अफेक्ट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी डालता है। मतलब कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को ये फास्ट कर देगा तो उतनी ही ज्यादा फास्ट ये बैकवर्ड डायरेक्शन को भी कर देगा। कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करता है। काम तो फिर करता है टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे सबसे बढ़िया काम करता है कैटलिस्ट। इसी टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और इसी तरीके से पीएच की रेंज होती है जिसमें कैटलिस्ट सबसे बढ़िया काम करता है, आप उसको बोल देते हैं क्या, ऑप्टिमम पीएच। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हमारे अंदर कोई बायो कैटलिस्ट है तो सीधी सी बात है वो सबसे अच्छे तरीके से काम तब करेगा जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो यही टेम्परेचर उस कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाएगा। और इसी तरीके से हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4, तो उस कैटलिस्ट के लिए बढ़िया तरीके से काम करने के लिए जो पीएच की रेंज चाहिए वो लगभग 7.4 होगी। तो यही वैल्यू उसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो बन जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स हो गई एक कैटलिस्ट की।
अगला डाउट आया है मेरे पास में, लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन की कमियां देखें तो इसकी दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन तो ये कि एक केमिकल इक्वेशन आपको ये नहीं बताती कि ये रिएक्शन कितनी देर में खत्म होगी। आपने लिख दिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब लिखने से थोड़ी ना ये पता लग रहा है कि ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको किसी भी रिएक्शन के कंप्लीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं देती। और दूसरा लिमिटेशन इसका ये है कि केमिकल इक्वेशन जो है उससे ये नहीं पता चलता कि कितने समय बाद रिएक्टेंट कितना कम हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो कितना बढ़ जाएगा। तो मतलब ये आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। अगला डाउट बोलिए बच्चों। जिसका जो भी डाउट है बताओ। कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो डाउट में आप लोगों को बता दी गई हैं। एक बार मैं ओवरव्यू और देता हूँ और बता देता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या इसमें हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो इसमें हमारे पास बैलेंसिंग आती है केमिकल इक्वेशंस की। आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसको आप बैलेंस कीजिए। ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके का बन सकता है, एक केमिकल रिएक्शन आपको लिख दी जाए और पूछा जाए कि ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, सीधी सी बात है, एनर्जी बन रही है। अब बनने का मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो मतलब एनर्जी एक तरीके से प्रोडक्ट है। तो जिसे हम लोग प्रोडक्ट की तरफ हम लोग ऐड करेंगे तब तो ऐसा प्रोसेस आपका कहलाएगा एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट में से आप एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एनर्जी को रिएक्टेंट की तरफ ऐड कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तब हम लोग उसको बोल देते हैं एंडोथर्मिक। फिर आपके पास में या तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हैं, कोई दो टाइप दे करके उनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जैसे कि एडिशन और डिकम्पोजिशन के बीच में हो गया, है ना। तो गौरव सिंह का डाउट आया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका नॉन मेटालिक एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है आपका मेटालिक एलिमेंट। ठीक है। तो एक तो इसमें एडिशन रिएक्शन आ सकता है। एक आपसे रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक रिएक्शन लिख दूं मैं, जैसे कि Cu प्लस ZnSO4, और आपसे पूछ लूं कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ही कोई रिएक्शन होगी, तो ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। अगर उल्टा है, जिंक यहाँ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल और छोटे क्वेश्चन का आप लोग को ध्यान रखना है। फिर हमारे पास में सब बहुत इंपॉर्टेंट डिसोसिएशन रिएक्शन है। देखो, फास्ट और स्लो रिएक्शन जो है वो आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एग्जांपल्स जरूर याद रख सकते हैं, जैसे कि फास्ट रिएक्शन जो है एक एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। स्लो रिएक्शंस, आप रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस पूछे जा सकते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस और
सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जिसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बताई गई थी। जैसे अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब तो हम उसे कह देते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो किसी रिएक्टेंट में से तो हम लोग उसे कह देते हैं रिडक्शन। ऐसी एक डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी हाइड्रोजन के बारे में। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब तो इसे कहा जाता है रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटालिक एलिमेंट के एडिशन या रिमूवल पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगर एक मेटालिक एलिमेंट रिमूव होता है तब तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर एक मेटालिक एलिमेंट ऐड होता है तब हम लोग उसे कह देते हैं रिडक्शन। तो जैसे मेटालिक एलिमेंट के बेसिस पर दिया गया, वैसे ही एक डिफरेंस नॉन मेटालिक एलिमेंट के बेसिस पर भी दिया जा सकता है। नॉन मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मेटालिक एलिमेंट का रिमूव होना ऑक्सीडेशन था, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर मेटालिक एलिमेंट्स का ऐड होना रिडक्शन था, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर एक पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बारे में मैंने अभी समझाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन। इसमें कॉन्ट्रारी डेफिनेशंस बहुत सारी हैं। कॉन्ट्रारी का मतलब जिनके पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत उनमें चेंज होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आपके सामने हो सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन के एक या दो क्वेश्चन कम से कम आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स तो पढ़ने ही है, साथ में उनका कंपैरिजन दूसरे किसी की डेफिनेशन या एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत जरूरी है आना चाहिए। ठीक है। फिर बाकी इसमें आपके कैटलिस्ट हैं ही। कैटलिस्ट के क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स, कम से कम बच्चों एक एक एग्जाम्पल तो तुम्हें याद रखना ही है, चाहे होमोजीनियस कैटलिस्ट का हो या हेटेरोजीनियस का, या पॉजिटिव का हो, नेगेटिव हो, ऑटो हो, बायो कैटलिस्ट हो। और इसके अलावा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाना होगा तो ये आपको बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट पर आपको क्वेश्चन बना करके देगा, कि कह देगा कि भैया किसी भी कैटलिस्ट की आप 5 या 6 जो है करेक्टरिस्टिक्स उनको मेंशन कीजिए, थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो। बाकी कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर ये आपको केमिकल रिएक्शंस से जुड़े हुए टॉपिक आपको देगा, कैटलिस्ट से नहीं। और अगर थ्योरेटिकल बनाना होगा तो ये आपको कैटलिस्ट से बना करके देगा। ठीक है। बैलेंसिंग आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, और बैलेंसिंग के टाइम पे ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में आएंगे, प्रोडक्ट राइट साइड में आएंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हैं तो दोनों के बीच में प्लस एडिशन का सिंबल जो है वो आपको यूज करना है। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या एक्वस है, ये फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपको मेंशन करनी है। सॉलिड है तो बॉटम पर ब्रैकेट में स्मॉल एस लिख दो, लिक्विड है तो स्मॉल एल, गैस है तो जी, और अगर एक्वस, एक्वस का मतलब डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ है, तो ए क्यू आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि नॉर्मली तो नहीं होती, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर वो रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती है। मतलब ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जिन जिन रिएक्शंस में स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं, वो आपको मेंशन करनी जरूरी है एरो के ऊपर या एरो के नीचे। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो अमोनिया बना रहे थे,
उसमें हम लोग जो है टेम्परेचर 773 केल्विन ले रहे थे, प्रेशर जो है 200 एटीएम ले रहे थे, कैटलिस्ट Fe आयरन लिया गया था, और प्रोमोटर जो है वो आपका MO मोलिब्डेनम लिया गया था। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कैटलिस्ट हो, चाहे प्रोमोटर हो, या फिर आपका इनहिबिटर या पॉइजन हो, ये सारी की सारी चीजें जो एरो है आपका उसके ऊपर या उस एरो के नीचे मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ज्यादा एग्जांपल तुमको दे नहीं रखे हैं, दो एक एग्जांपल ही वो तुमको याद रखने हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी प्रोडक्ट की साइड में आपको ऐड करनी है, और अगर प्रोसेस एंडो निकला, एंडोथर्मिक, तो हीट या एनर्जी आपको या तो प्रोडक्ट साइड में माइनस करनी है या उसे रिएक्टेंट साइड में आपको जो है ऐड करना है। ठीक है, तो ये और इसके अलावा छोटा मोटा जैसे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस हो गया, कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आए तो फिजिकल चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आए तो केमिकल चेंज। जनरली जो फिजिकल चेंज है वो आपका रिवर्सिबल होता है, मतलब चेंज का जो कारण है, कॉज है, उसे हटा दिया जाए तो फिर से वैसी ही कंडीशन आ जाएगी जो पहले थी। और जनरली जो केमिकल चेंज होता है वो आपका इरिवर्सिबल होता है। फिर आपको या तो एग्जाम में एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि बताइए इनमें से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। जैसे कि अगर हम लोग किसी पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, पेपर बना था कार्बन का, जलने के लिए उसको गैस चाहिए थी O2, तो यहाँ पर C+O2 गिव CO2। कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अगर आप पेपर को फाड़ देते हो, टीयरिंग कर देते हो उसकी, तो फिर इस केस में ये आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि फाड़ने के बाद भी है तो वो पेपर ही है, तो कार्बन ही है ना। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था बच्चों। इसके बाद चैप्टर 7 और 8 दोनों आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर थे। एक तो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला था और एक आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला है। तो 7 8 आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। उसके बाद में जो चैप्टर आ रहा है आपका 9, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, और डाउट वगैरह लीजिए बच्चों। रिवीजन का टाइम है और आपके लिए गोल्डन पीरियड है, आप पर कोई काम का बर्डन है नहीं। ठीक है, ये काम। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जितने भी क्लासिफिकेशंस आए हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट हो, हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है।